जय भारत मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ VNV क्लासेस में। आई थिंक आप अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं बायोलॉजी के, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। और जो आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो सेल हमने अभी तक बताया है, सेल में हमने जो कोशिकांग बताए हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स बताए हैं, उनके हर एक पॉइंट से जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम बात करेंगे केंद्रक। केंद्रक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वहाँ से एक से नहीं 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से बना सकते हैं। मैक्सिमम चाहो तो आप 25 क्वेश्चन वहाँ से बना सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे उसके आंसर निकालने, क्वेश्चन बनाइए देन उसका आंसर लीजिए, तो वो दोनों आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो आज हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने सेल पढ़ा रखा है और सेल में हमने आपको बता रखे थे कौन कौन से कोशिकांग है, सारे कोशिकांग पे चर्चा हो चुकी है। आज उसी सेल में एक कोशिकांग आता है केंद्रक। ठीक है, एक कोशिकांग क्या है? केंद्रक। ठीक है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर? तो केंद्रक न्यूक्लियस है कहाँ पे? पहले लोकेशन देख लीजिए इसकी। ठीक, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल्स हो, कोई भी सेल हो, ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ है ये देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि केंद्रक है क्या आखिर। ठीक है, हमने ये क्या बनाया था, याद होगा आपको, ये वैक्यूल्स बनाया था हमने। ठीक है, ये हमने वैक्यूल्स को बनाया था। ठीक, और यहाँ पे जो लोकेटेड था, ये जो वाला पोर्शन, ये क्या है? ये केंद्रक था। ठीक, अभी हम बात करने एनिमल सेल में कैसा होता है। तो एनिमल सेल में आपको बता दूँ ये कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में एनिमल सेल में जंतु कोशिका है, इसमें क्या होता है? वैक्यूल्स, ये जो रसधानी है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये कहाँ सेंटर में होता है, बाकी पादप कोशिका में ये साइड में होता है केंद्रक। ठीक, तो अब इसके लोकेशन को आपने देख लिया है। आइए अब बात करते हैं किसने खोजा है, किसने कब खोजा, क्या खोजा, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो किसने खोजा है इसकी चर्चा करते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की? पहली बात तो ये आती है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ठीक है, खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। क्लियर? जो खोज है, ये जो हमने भी केंद्रक बनाया था बीच में, यहाँ पे जो केंद्रक बनाया था, ठीक, इस केंद्रक में पतले धागे जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, पतले धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, जो ये क्रोमैटिन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसी क्रोमैटिन में डीएनए, प्रोटीन भी पाया जाता है। जो डीएनए होता है इसी क्रोमैटिन में होता है। ठीक है, इसी क्रोमैटिन पे डीएनए पाया जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, कोई का भी जो न्यूक्लियस होगा ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को लेके चलता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस से यही निकाल दिया जाए, जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस है इसको नहीं हटा देंगे तो इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। ठीक, प्लांट सेल में तो यही बात आती है। ये जो क्रोमैटिन है इसकी बात किसने की, मतलब किसने इसको खोजा और इसका नाम क्रोमैटिन दिया। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? क्रोमैटिन का नाम दिया। क्रोमैटिन की खोज तो फिलहाल न्यूक्लियस को ही इन्होंने खोज किया, क्योंकि न्यूक्लियस पहले से खोजा जा चुका था। उसके बाद इन्होंने इसकी स्टेनिंग की। स्टेनिंग करने मतलब इसको इन्होंने, जैसे स्टेनिंग बोले सर कलर लगाना। ठीक है, कलर लगाना ही क्या बोलते हैं? स्टेनिंग कराना। ठीक है, तो इसमें इसकी स्टेनिंग करके देखा गया, तो उन्होंने देखा जो डार्क स्टेनिंग ले रहा है, मतलब जो डार्क कलर को शो कर रहा है, वो क्या है? वो क्रोमैटिन है। तो क्रोमैटिन की खोज किसने की है? फ्लेमिंग ने। नाम किसने दिया है क्रोमैटिन?
तो फ्लेमिंग ने दिया है, ठीक है। नाम किसने दिया है? क्रोमेटिन नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है। खोज किसने किया है? न्यूक्लियस की। क्रोमेटिन की बात नहीं करेगा, न्यूक्लियस की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। आई होप आपको ये इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो केंद्रक है, ठीक है, ये जो केंद्रक है ये पाया कहाँ जाता है? तो आपको पता है ये केंद्रक आपके यूकैरियोटिक से लेकर, ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में केंद्रक पाया जाएगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। याद होगा हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें पूरी तरह से न्यूक्लियस पाए जा रहे हो, सत्य न्यूक्लियस पाए जा रहे हो, उसी को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो याद हो गया होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा? न्यूक्लियस पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी न्यूक्लियस होते हैं बट डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। वो उसमें भी न्यूक्लियस जैसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं बट पूरी तरह से वो डेवलप नहीं होते। क्लियर? आइए हम बात करें, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी सेल ले लीजिए, ठीक है। आपको पता है इसमें क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। चाहे प्लांट होगा चाहे एनिमल होगा, दोनों में क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्म में हम कह सकते हैं यह साइटो मतलब केंद्रक जो है साइटोप्लाज्म में, सॉरी, जो केंद्रक है वह साइटोप्लाज्म में लगभग धसे हुए होते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे? धसे हुए होंगे, गोल आकृति के होंगे, ठीक है। दोनों की बात हो रही है, ऐसे नहीं किसी एक पे बात कर रही हूँ कि प्लांट की बात कर रही हूँ या एनिमल की, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका है, ठीक है, ये पादप है, पादप सेल्स है, ये जंतु सेल्स है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो केंद्रक है वो क्या है? धसा हुआ है। किसमें? साइटोप्लाज्म में धसा हुआ है, गोल आकृति का होता है, घनाकार होता है, ठीक है, घनाकार होते हैं, ठीक। घनाकार दिखाई देंगे आपको, ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऐसा ऐसा आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। यहीं पे बहुत ऐसा डॉट 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 जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखेंगे तो, ठीक है। तो इसकी बस आप ये बता सकते हैं यह साइटोप्लाज्म में लगभग धसे हुए होते हैं, गोल आकृति के होते हैं, क्लियर। और ये गहरे होते हैं, गहरे रंग के लेते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो डीएनए है वो स्टेनिंग को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो गहरे रंग के यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? गहरे रंग के आपको दिखाई देंगे। और ये किस में पाए जाएंगे? जीव द्रव मतलब साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी सेकेंड लाइन पे बात करते हैं। सेकेंड लाइन में हम ये बता सकते हैं, मतलब दूसरा जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी हम बात करेंगे। तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो ये है कि एक सेल में, एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने कोई भी सेल बनाया उसमें एक ही केंद्रक होंगे, एक से अधिक नहीं होंगे। हमारा भी जो सेल है उसमें भी एक ही केंद्रक है, ठीक है। हम लोग टिश्यू से मिल के बने, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो हम लोग ऊतक के बने हुए हैं, ऊतक से क्या हमारा ऑर्गन सिस्टम भी है, ठीक। तो एक जो हमारा ब्रेक करेंगे छोटा सा पार्ट जो होगा उसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाएगा, एक से अधिक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ठीक। ऐसे ही पादप कोशिकाओं में भी होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ जंतु ऐसे भी कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। वो एग्जाम्पल में याद रख लीजिए, वो शैवाल है। शैवाल में एक आता है, इसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है जिसे हम बोलते हैं क्लेडोफोरा, ठीक है, क्लेडोफोरा। इसमें क्या होता है? एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाएंगे, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शैवाल है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये शैवाल क्या है। तो शैवाल बता दें बच्चों, जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पौधे पहले आ गए, आम, नीम, ये सब, ऐसा कुछ नहीं है।
उस सबसे पहले ये सारे पौधे स्टार्ट हुए। छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे थे, ठीक है। तो ये सबसे छोटा पौधे में से था, ऐसा नहीं इसे पौधा ही कहा जाएगा। बड़े वाले जो दिखते हैं आपको ताड़ जैसे, वो भी पौधे ही हैं, बड़े पौधे प्लांट जिसे बोलते हो। तो उसमें एक आता है, उसकी एक स्पीसीज है क्लेडोफोरा, जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, मोर देन न्यूक्लियस। तो आप बता सकते हैं कि एक से अधिक किसमें न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन एल्गी ऐसा है जिसमें, एल्गी का कौन सा स्पीसीज, क्लेडोफोरा, उसमें क्या होता है, एक से अधिक स्पीसीज पाई जाती है। लेकिन इससे पहले वाले जितने भी हैं सब में कितने हैं, एक एक हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि जो एक्सेप्शन वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जो अपवाद होती हैं, अपवाद वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। अपवाद के क्वेश्चन आप कहीं पर भी देखेंगे, ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, और एनसीईआरटी में चीज़ों को जो एक्सप्लेन किया जाता है, जो एग्जाम्पल दिया जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया। एक कोशिका में एक ही सेल्स होती हैं, और जो एल्गी है उसमें से कौन सा ऐसा है, मतलब एक एल्गी है जिसे बोलते हैं क्लेडोफोरा, जिसमें एक से अधिक क्या है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक। ये बात इसकी हो गई। अब हम बात करेंगे केंद्रक के स्ट्रक्चर के बारे में, कि केंद्रक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, क्योंकि केंद्रक का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आपके, क्योंकि आपको अगर फिगर याद हो गया, बायोलॉजी में सबसे इजी चीज़ क्या है, अगर आपको फिगर तैयार हो गए हैं, फिगर से सारी चीज़ें याद हो गई एक बार, तो आप सारी चीज़ों को बताते चले जाते हो, ठीक है। आइए बात करते हैं फिगर पे। कोई भी सेल ले लीजिए, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल दोनों की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक। ये आपको पता है इसमें क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो घेरा हुआ होगा, धसा जैसी आकृति होगी, ठीक है, धसी हुई आकृति होगी, ठीक। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर की तरफ ऐसे आप सोच रहे हैं कि ये बीच में ब्रेक क्यों किया गया है, भी बता देती हूँ। ब्रेक करने का रीज़न क्या है, ठीक। तो आप बता सकते हैं केंद्रक जो है, जो केंद्रक है वो दो मेम्ब्रेन से मिलके बना है, मतलब डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है। ये जो बाहर वाली आपको ये दिखाई दे रही है, इसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, बाह्य झिल्ली। ये जो अंदर वाली दिखाई दे रही है, इसे हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, यहीं पे लिख दे रही हूँ, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो अंदर स्पेस है, ये जो अंदर आपको स्पेस सा दिखाई दे रहा है होलो जैसा, इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसे हम क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये आर है, एन मत समझ लीजिएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो पहले आपने जाना जो ये पूरा मेम्ब्रेन है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस पूरे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब अगर इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आई होप को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, तो वो ये स्पेस इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसी में अभी डीएनए आरएनए को दिखाएंगे, जिससे आपको अभी आगे समझ में आएगा कि स्पोर का क्या मतलब है, ठीक है। ये देख रहे हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो आगे जाके बीच में पैक हो जा रही है, मतलब बंद हो जा रही है पूरी तरह से, ठीक। और ये जो पोर दिखाई दे रहा है, ये आपको स्पेस जो दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं छिद्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, केंद्रक छिद्र बोलेंगे, ठीक, न्यूक्लियर पोर।
और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो ऊपर की जो दिखाई दे रही है ये क्या है, पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी किसकी है, क्वेश्चन ये भी आता है, तो लिपोप्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा बना किसका है ये, तो लिपोप्रोटीन। ठीक है, किसका बना है, लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन है जिससे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ है। आई होप आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे चीज़ें क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन यहाँ से बस इतना ही आता है कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक कितने लेयर की बनी होती है, 2 लेयर की बनी होती है, बाहर वाली आउटर हो गई, अंदर वाली इनर हो गई। ठीक है, देन जो इसे हम क्या बोलते हैं पूरे को, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी किसकी है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब हम इसके अंदर की हम बात करेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप बना लीजिए डॉट डॉट स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसे हम बोलेंगे क्या, जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। सेल के अंदर पाया जाएगा तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, आपको ये क्लियर दिख रहे होंगे, क्लियर। आइए हम बात करते हैं। हाँ, याद रख लीजिए, कभी कदा पूछता है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलके बने हुए हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो याद रख लीजिएगा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। ठीक है, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को, मतलब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। आई होप आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी हम चर्चा करेंगे। हम स्पेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉट डॉट आपको ज़्यादा दिखेगा तो फिर मैं फिगर क्लियर बना नहीं पाऊंगी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन कह देंगे। आइए हम पहले आपको ये समझा दें कि ये होता क्या है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ये सब बनते कैसे हैं। इसलिए समझाना चाहते हैं क्योंकि आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ये आई थिंक आपको, आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं अब यहीं समझाऊंगी। ठीक है, ये फिगर इसलिए मैं मिटा दे रही हूँ, ये पूरे अंदर की ही बात हो रही है, जगह चाहिए मुझे, और अगर मैं उसे रफ कर दूंगी तो फिर से मुझे बनाना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार फिगर बनाऊं। ठीक, बात करते एक सेल। ये क्या है, एक सेल है। आपको पता है एक सेल डिवाइड होके, मतलब विभाजित होके 2 सेल में बनती है। कितनी सेल में आती है, 2 सेल बनाती है। ठीक, 2 सेल बनी तो जो इस सेल के अंदर कैपेसिटी थी वो इस सेल के अंदर भी आएगी और इस सेल के अंतर्गत भी आएगी। ठीक है, तो ये बना कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया होती है सेल डिवीज़न की, जिसमें एक साइकिल चलती है। वो वाली साइकिल नहीं समझिएगा, ये सेल की साइकिल। ठीक है, कोशिका विभाजन जिसे बोलते हैं, विभाजन, इसमें एक प्रक्रिया होती है। होता है क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। इसमें होता क्या है, इसमें एक साइकिल होती है। कैसी साइकिल होती है आइए हम बताते हैं, क्योंकि उसी को समझने के बाद अब अंदर को समझोगे। ठीक है, ये एक साइकिल का पहिया जैसा है। ठीक है, बट ये साइकिल नहीं है, अब हम साइकिल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं। ठीक, कोशिका विभाजन से आगे ज़्यादा चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही जानिए कि इससे जो मैं बता रही हूँ इसे क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं एम फेस, एम फेस। इसे बोलते हैं G1 फेस, इसे बोलते हैं S फेस, इसे बोलते हैं G2 फेस, इसे क्या बोलेंगे, G1 फेस। ठीक,
यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के एरिया को हम बोलते हैं इंटरफेस। ये पूरा जो एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस। मैं ऐसे स्ट्रेट लिख दे रही हूँ, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पूरे एरिया को इंटरफेस। जो आपको धागे जैसी संरचना दिखाई देती है वो इसी फेज में दिखाई देती है। लेकिन जब आपने देखा होगा कभी क्रोमोसोम ऐसे स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, तो ये जो एम फेज में आता है तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा हो जाता है, क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं क्या है, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, आइए हम बात कर लेते हैं। धागे जैसी संरचना कैसी होती है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जैसे ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए। डीएनए के बारे में आप भली भांति से परिचित होंगे, ठीक है। ये डीएनए है और यहाँ पे ये प्रोटीन है। ये क्या है, डीएनए है और ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक। डीएनए कैसा नेचर का होता है, तो याद रख दीजिए डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। और जो ये प्रोटीन है जो ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है, ये प्रोटीन याद रखिएगा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। ये डीएनए और ये प्रोटीन दोनों मिलके जब बाइंड करते हैं, ये जो डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलके बाइंड करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं आइए इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये बाइंडिंग कंडीशन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोटीन लगा होगा, ठीक है, और उस पे ये डीएनए, ये प्रोटीन लगे होंगे, छोटे छोटे बनाती हूँ तो समझ में भी आएंगे। आई होप यहाँ तक आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है इस पे ऐसे रैप करके ठीक, तो ये ऐसे रैप होते हैं, ठीक। ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसी हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए क्या होता है, रैप करके मोतियों की एक माला जैसे बनाता है, एक मोतियों की माला बनाता है, जिसे हम बोलते हैं इस इतने प्रक्रिया को, मोतियों की माला जैसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। हिंदी में भी देखिए क्रोमेटिन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए क्योंकि इसमें इसको ऐसे ही पढ़ते रहिए तो आपको फ़ायदे भी हैं, नहीं तो हिंदी इंग्लिश में आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा क्या, कौन सा एरिया है, ये एरिया पूरा डीएनए का है, ठीक है। डीएनए आके प्रोटीन से बाइंड किया, मोतियों जैसे इसने माला बना दी। यही मोतियों वाली माला यहाँ पे पड़ी होती है, ठीक है। यही मोतियों वाली जो माला होती है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ी होती है, ठीक है। ये ऐसे करके ये पूरी पड़ी रहती है, ठीक है। ये मोतियों जैसी माला जैसे से पड़ी रहती है, इस मोतियों जैसी माला पड़ी होती है, ऐसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक। और एक सिंगल न्यूक्लियस, ये जो डीएनए और ये जो ऐसे बने हुए हैं, एक डीएनए और एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है क्योंकि डायरेक्ट दे देता है कि न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोस, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो आप बता सकते हैं न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसोम क्या होता है, तो बताइएगा। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम
सोम बनाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसोम क्लियर हो चुके होंगे। ये आपको समझ में आ रहा है डीएनए है कैसे आके मोतियों जैसी माला बना दे रहा है, उसे हम क्रोमेटिन कह दे रहे हैं। यही डीएनए जैसी माला, ठीक है, यही डीएनए जैसी माला, मैं इसको रफ कर दे रही हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोसोम समझ चुके होंगे आप लोग। ये जो न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको यहाँ लिख बना दे रही हूँ। ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये से बोल दिया। अब हम बात करेंगे, यही जो मोतियों जैसी माला आती है आगे जाके ये कंडेंस हो जाती है। जैसे पानी है बह रहा है, लेकिन वो बर्फ़ कब बनता है, जब वो जम जाता है। जो जमने की प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं क्या है, कंडेंस बोलते हैं। तो यही क्रोमोजोम, यही क्रोमेटिन आगे जाके कंडेंस होके क्रोमोजोम का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, ये होते हैं क्रोमोजोम। ठीक, इसी क्रोमोजोम पे ये जो आता है ये कंडेंस होके, ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहे होंगे। इस पे ये ऐसे करके इसी पे अरेंज हो जाता है। ठीक है, ये मोतियों जैसी माला आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, थोड़ी हौच पौच रहती है, मतलब थोड़ा सा मिक्स रहता है कि आपको थोड़ा समझना मुश्किल होता है, बट ये इस फॉर्म में आ जाती है। तो इस फॉर्म में देखने को हम इसे बोलते क्या हैं, क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र, पंडित जी आप लोगों को शादी के लिए बहुत सारे सूत्र मिलाते हैं, लेकिन याद रखिए अगर गुणसूत्र गड़बड़ा गया तो फिर आगे कुछ भी काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुणसूत्र। तो ये क्या हो गए, क्रोमोसोम। इसी में ये जो क्रोमेटिन है आके जाके कंडेंस होते हैं, कंडेंस होके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये इतना आपको ये क्लियर हो चुका। ठीक, आइए हम बात करते हैं, कभी कदा इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दिखाई देता है। ऐसे करके ऐसे ये क्रोमोसोम दिखाई देता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है। ठीक, ये या तो इस रूप में दिखाई देगा या तो इस रूप में। इस रूप में कब दिखाई देगा, जब वो एम फेज में आएगा, लेकिन हर टाइम ये किस रूप में दिखाई देगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक धागे जैसा हमेशा दिखाई देगा। इसको देखने के लिए हमें मेटाफेज अवस्था तक उसको लाते हैं। मेटाफेज अवस्था में जैसे आता है, एम फेज का मतलब होता है मैचुरेशन फेज। ठीक है, मैचुरेशन में मेटाफेज अवस्था आती है, उस अवस्था में हम इसको ऐसे रूप में देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसी में कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं साइड, जिसे हम बोलते हैं नॉन प्रोटीनियस। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कभी कदा लिख देता है NHC। पूछता है NHC का फुल फॉर्म बताइए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इसी को बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको ये सारी चीज़ें इतनी क्लियर हो चुकी कि क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रोमोसोम कहाँ पे आता है। ठीक, ये बात हो गई क्रोमोसोम की। अब इसमें और क्या पाया जाता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके, बिकॉज स्क्रीनशॉट ले रहेंगे तो आपको ये फिगर बनाने में इजी रहेगा और आपको याद करने के लिए सबसे इजी है। ठीक है, आइए हम चर्चा करेंगे इसी के अंतर्गत। वो क्रोमोसोम हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि अब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से फिर इसी में रह गया। ठीक, तो ये हो गए क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम में यहीं पे आरएनए पाया जाएगा। आपको पता है आरएनए होगा, ये क्या है, आरएनए है, क्योंकि आरएनए होगा तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगी वहाँ पे राइबोसोम बन जाएंगे
और राइबोसोम क्या करेंगे, इसी स्पेस से बाहर आएंगे, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में आएंगे, यहीं से निकल के आरएनए के कुछ पार्टिकल्स आएंगे, तो ये जो राइबोसोम है वो यहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म में आते हैं। ठीक, ये हो गया डीएनए, ये हो गया राइबोसोम। अब इसमें आपका बचा क्या है, लगभग मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। बचा क्या है, न्यूक्लियोलस। हाँ, ये याद रख लीजिए, कभी कदा क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। ठीक है, आपने न्यूक्लियोसोम देख लिया, न्यूक्लियोलस कैसे कहते हैं, जहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज होता है। जैसे आप जब डीएनए देखेंगे, यहीं पे कुछ कुछ एरिया में आपको डेंस, ऐसा डेंस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब घनाकार स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कभी एक पाया जाएगा, कभी एक से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे घनाकार स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो घनाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम का मतलब आरएनए सिंथेसाइज करता है। क्योंकि आपको पता है जो डीएनए है, डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है। जब ये आरएनए बन के निकटेगा, और आपको पता है आपका डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, तो इस एरिया को, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने रेड कलर का ऐसे करके रखा है, ये वाला एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। ठीक, और न्यूक्लियोलस क्या होता है, याद रख लीजिएगा, आरएनए सिंथेसाइज जहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस एरियाज, जहाँ पे आरएनए का सिंथेसाइज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोलस क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया, न्यूक्लियोलस क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया, न्यूक्लियोसोम क्या है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और एक आता है न्यूक्लियोइड क्या है, एक आता है, यहाँ दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड है ये क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोलस, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो लोग हर बार कंफ्यूज होते हैं। न्यूक्लियोइड जो होता है ये प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम कहाँ पाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिला देंगे तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण हो जाएगा। ठीक, और न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, जहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज करता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो न्यूक्लियोलस ही बचा हुआ है। आई थिंक न्यूक्लियोलस है। ठीक है, मैंने उसकी बात की। अब ये बात आती है कि जो न्यूक्लियोलस शब्द है ये किसने दिया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोलस क्या होता है, जहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज करता है। जैसे केंद्रक में एक छोटा गोला भाग होता है, केंद्रक में एक छोटा गोला भाग होगा, क्योंकि ये डेंस में दिखाई देगा, मतलब घनाकार यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, एक केंद्रक में एक ही जगह दिखाई देता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियोलस एक से अधिक हो जाए तो ये कहाँ पे मिलेगा, एक से अधिक न्यूक्लियोलस, ओनियन में, मतलब प्याज में। प्याज याद रखिएगा, प्याज में एक से अधिक न्यूक्लियोलस, मैक्सिमम 4 न्यूक्लियोलस देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। आई थिंक आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, तभी आपको क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, भीड़ बढ़ गई है, लोगों को छांटना जरूरी होता है ना। तो ये आप समझ चुके हैं, मैं एक बार फिर से भगा के बोल दे रही हूँ। ठीक है, मैं जितना रफ करूँगी उतना आपको मैं समझाती जा रही हूँ। ठीक है, मैं मेम्ब्रेन को हटा रही हूँ, तो आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सबसे बाहरी लेयर है। ठीक, इससे लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर होता है, इसी को यहीं पे याद रख लीजिए, यहीं पे ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का काम कौन करता है, ये ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसी पे बाहर के साइड ऐसे राइबोसोम भी लगे होते हैं। ठीक, तो ये
ईआर हो गया बाहर के साइड, अंदर क्या हो गया इनर मेम्ब्रेन हो गई, बीच वाली क्या होती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक, आपको ये क्लियर हो चुके हैं। अंदर लिक्विड लाइक सबस्टेंस पाया जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। जो स्पेस पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोपोर कहते हैं। बिकॉज हमें इसे रफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रफ कर पाएंगे तभी समझा पाएंगे। ठीक है, और ये आप समझ चुके हैं सेल के बारे में। क्वेश्चन देखिए यहीं से आता है, सेल का सीक्वेंस आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा होगा G1, उसके बाद S, इसके बाद G2, उसके बाद M। ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ाने के लिए क्या दे देगा, S पहले देगा, G2 दे देगा, फिर M दे देगा, फिर G1 दे देगा, ये भी सीक्वेंस सही है। G2 दे देगा, M दे देगा, G1 दे देगा, S दे देगा, ये भी सीक्वेंस सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा साइकिल जैसे चलती है वैसे हमें चलानी है, चाहे हम किसी से भी स्टार्ट करें। G1 से स्टार्ट किए G2 पे जाएंगे, G2 S पे गए, S से G2, G2 से M पे गए, G2 से स्टार्ट करेंगे तो M पे जाएंगे, फिर वापस G1 पे आएंगे, फिर S पे आएंगे। तो ये ऐसे इसके ऑप्शन देते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, ये सेल साइकिल है, जब हम आपको बताएंगे डिटेल इसके बारे में तब आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की बात करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोलस की खोज किसने की, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, फिलहाल तो हमने भी न्यूक्लियोलस के बारे में बता रहे थे, एक से अधिक न्यूक्लियोलस हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ कोशिकाओं में, जैसे हम बात करते थे प्याज में मैक्सिमम 4 न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, 4 होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, 4 न्यूक्लियोलस होते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, प्याज, जिसे बोलते हैं ओनियन। ठीक है, ओनियन में 4 न्यूक्लियोलस होते हैं। क्लियर, क्वेश्चन ये आया हुआ बिकॉज हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियोलस होता है, घनाकार आकृति में होता है। क्या कहाँ पे होता है, जहाँ पे राइबोसोम आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, जहाँ पे आरएनए का संश्लेषण होता है, हिंदी में बोलेंगे तो। जैसे हिंदी में से हम न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं, केंद्रक नहीं कहेंगे, केंद्रिका। इसीलिए हम आपसे बोले आप इंग्लिश पकड़िए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में माइनर सा डिफरेंस होता है मात्राओं का, लेकिन इंग्लिश में आप बहुत अच्छे से इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस कितने 4 किस में होता है, प्याज में होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी साइंटिस्ट की, क्योंकि साइंटिस्ट से क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोलस किसने खोजा। ठीक है, फोंटाना ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था। ठीक, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, फोंटाना ने किया था। नाम किसने दिया, क्वेश्चन आता है कि नाम किसने दिया, क्योंकि इन्होंने खोज करके छोड़ दिया और नाम नहीं दिया। एक साइंटिस्ट थे बोमेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस नाम दिया। इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस मतलब केंद्रिका। ठीक है, केंद्रक नहीं है, केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस नाम दिया। क्लियर, अब हम बात करेंगे, हमने इसमें बता दिया एक से अधिक भी होते हैं। क्लियर, इस न्यूक्लियोलस में क्या क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें क्या क्या पाया जाएगा, आरएनए होगा, डीएनए होगा, क्योंकि आपको पता है डीएनए से ही क्या होगा, आरएनए का निर्माण होगा। क्लियर, और इसी में क्या होगा, प्रोटीन होगा। इसी में क्या होगा, प्रोटीन। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोलस बनाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि जो गुणसूत्र का निर्माण हुआ है इसी न्यूक्लियोलस से हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियोलस जब ये डेंस फॉर्म में नहीं होंगे, घने आकृति में नहीं होंगे, न्यूक्लियोसोम जैसा मॉडल नहीं बनाएंगे, आगे जाके ये क्रोमेटिन कंडेंस मतलब सिकुड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ चुके हैं न्यूक्लियोलस क्या होता है। देने वाला साइंटिस्ट कौन है, खोज किसने किया, फोंटाना ने, नाम किसने दिया है, बोमेन ने नाम दिया है। ठीक, और आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। ठीक, इसके तीनों कंपोजिशन आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। तो हमने बात किया आरएनए, डीएनए और प्रोटीन की हमने बात कर रखा है। ठीक है, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं। ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन बनते नहीं है। एक आपका रह गया क्रोमेटिन थ्रिड। ये जो क्रोमेटिन थ्रिड हमने ऐसे बनाए हैं स्ट्रक्चर, ब्लू एंड ब्लैक का, जो आपको मोतियों जैसी माला ऐसे दिख रही है। ठीक है, ऐसे मोतियों जैसी माला दिखाई दे रही है। अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये है क्या, हमने अभी इसमें बता रखा है, लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ
या एक धागे के एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, फैले होते हैं। आप देख रहे हैं ये प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया ये है, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। इसी हिस्टोन प्रोटीन पे क्या होगा, ये डीएनए रैप किया होगा। जैसे जैसे आप लट्टू घुमाते थे, लट्टू घुमाए होंगे आप लोग बचपन में, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ऐसे से नीचे रस्सी लपेटते हैं ना, वैसे ही डीएनए है उस लट्टू के ऊपर लपेटा हुआ है। किस पे ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन पे लपेटा हुआ है। और उसका जो लास्ट छोर होता है ना, आप उसको पकड़ के फिर फेंकते हो ना, तो उसका जो लास्ट छोर होता है वहाँ पे एक प्रोटीन आता है H1 प्रोटीन, जिसे बोलते हैं लिंकर प्रोटीन। ठीक है, जो उसको पकड़ा रहता है। जैसे हमने कोई चीज़ को ऐसे लगाया, रैप किया, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको इसमें रख के रैप कर लिया, बट हम ये खुल ना जाए इसके लिए हम यहाँ पे कोई ना कोई पिनअप करेंगे, कुछ लगाएंगे जिससे ये क्या वापस खुल ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिनअप करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, H1 प्रोटीन कहते हैं। ठीक, तो डीएनए जिस पे रैप है उसको लॉक करने वाला कौन सा होता है, H1 प्रोटीन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लिंकर प्रोटीन। इसे हम क्या बोलते हैं, लिंकर प्रोटीन। ठीक, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये 4 तरह के होते हैं, 8 होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये 4 तरह के प्रोटीन होते हैं। मतलब ऐसे गोले में करके 8 तरह के होते हैं। बीच में ये क्या करता है, H1 आके, जैसे ये डीएनए इस पर रैप किया हुआ रहेगा ना, तो इसी को में ये आके क्या कर देगा, इसको ऐसे कर देगा, क्लिप मार देगा, मतलब पिंच कर देगा कि ये यहाँ से खुल ना सके। ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हो चुका। बात करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन बना किससे है। ये इतना डीएनए क्रोमेटिन हो चुका है, डीएनए क्रोमेटिन ही आगे जाके डिवाइड होता है, डिवाइड होकर क्रोमोजोम में ये बना दिया, क्रोमोजोम से सारे प्रोसेस में होते रहते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ठीक है, और कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो अपने माता पिता से आप लेके चले आ रहे हो, हवा में उड़ के आ रहा है, वो आ रहा है ना, इसी से आ रहा है। ये जो क्रोमोजोम स्ट्रक्चर बना है ना, इसी से क्या होता है, आपके माता पिता से जो हमारे अंदर करेक्टर आते रहते हैं, मतलब हम अपने माँ बाप जैसे हैं, हमारे माँ बाप के करेक्टर हमारे अंदर आए हैं, तो ये किसकी वजह से आया है, तो इसी क्रोमोजोम की वजह से, मतलब इसी क्रोमेटिन की वजह से हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन ये भी आता है, एक सेल में कितने डीएनए, कितना बड़ा डीएनए होता है, तो याद रख लीजिएगा, एक सेल में 2.2 मीटर डीएनए पाया जाता है। मतलब समझ में आ रहा है, 2 मीटर के करीब एक सेल में पाया जाता है, इसीलिए इतना कॉइल्ड होता है। और सोचिए हम लोग कितने बड़े सेल के बने हुए हैं, बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स हो सकते हैं। तो ये इतने, मतलब हमारे बॉडी में कितने डीएनए हो सकते हैं। क्लियर, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हाँ, क्वेश्चन ये भी आता है, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। ऐसा कौन सा सेल है, एनीवन, कि कोई किसी को कोई गैस कर सकता है, बता सकता है, किसी के माइंड में कुछ चल रहा हो, तो ऐसा फिलहाल तो लाइफ तो है नहीं तो मैं बताती। ठीक है, ये आरबीसी है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, कुछ प्लांट भी हैं, कुछ प्लांट के ऐसे पार्ट हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे केंद्रक का एक पार्ट होता है ट्रेकिया, जब आगे आपको पढ़ाएंगे, ट्रेकिया, वेसल्स। ठीक है, ट्रेकिया और वेसल्स बस याद रख लीजिए। कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको पता है आपके आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये आरबीसी करता क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हीमोग्लोबिन की। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन होगा तभी तो ऑक्सीजन को ले जा पाएगा। ठीक, अगर ले जा नहीं पाएगा, पता चला आधा मात्रा में केंद्रक ही पाया जा रहा हो, गिन के केवल 220 से ही करीब क्या पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन पा रहे हो, तो कैसे आप जीवित रहोगे। इसीलिए नेचर ने चीज़ों को बहुत मेंटेन करके रखा है। ठीक है, उन्होंने ब्लड भी दिया तो ऐसा दिया कि उसमें केंद्रक ही नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक तरह का सेल ही है, ब्लड सेल होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक केंद्रक से बताए हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे मेन टॉपिक इसके बाद आता है क्रोमोजोम। ये जो क्रोमोजोम है
इसी पे आगे हम चर्चा करेंगे। इसी से क्वेश्चन और भी बनते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम जो है केंद्रक का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इस पे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप हमारी वीडियो को समझ रहे होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इतना आपको मोटिवेशनल के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है। और हमारे वीएनबी क्लासेस के लिए और हमारे वीएनबी क्लासेस के जितने भी टीचर्स हैं उनके सपोर्ट के लिए आपको लाइक एंड शेयर बनता ही बनता है। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत बच्चों।